हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई करते रहिए, ओके, क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। अभी यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है, ओके, तो तैयारी करिए, उसकी अच्छे से तैयारी करिए और प्लीज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने अंदर की कमी को आप पहचानेंगे और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए। टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। जब उसको सॉल्व करेंगे तो जो कमी आपके अंदर है उसको आप पहचानेंगे, उसको घर पर ही करेक्ट कर लेंगे। आप एग्जामिनेशन हॉल में करेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जामिनेशन हॉल में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे तब अच्छे से, ओके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, ओके, और अब तैयारी को सही डायरेक्शन दीजिए, ओके। और आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक पहले से ही हमारी तरफ से, ओके। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। अब उसके अंदर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर क्या क्या पढ़े हैं आप लोगों को पता ही है। क्या क्या पढ़े बताओ? ओके, ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़े हैं। कौन कौन सा? नेबुलर हाइपोथेसिस, बाइनरी हाइपोथेसिस, ओके, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिए हैं। फिर उसके बाद बिग बैंग थियरी पढ़े हैं। बिग बैंग थियरी पढ़े हैं। उसके बाद क्या पढ़े हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी पढ़े हैं अच्छे से। प्रॉब्लम ओके, जो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 में, उसको पढ़े हैं कि मतलब स्टार्टिंग में क्या था। स्टार्टिंग में पूरा जो कॉन्टिनेंट आज हम देख रहे हैं वो एक लैंड मास था। फिर कुछ प्रोसेस हुआ उसके अंदर और क्या हुआ? ब्रेक डाउन हो गया और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में बन गया। उसको हम लोग अच्छे से पढ़ लिए, उसके बेस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किए। फिर उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? कन्वेंशनल करंट थियरी पढ़े, ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़े हैं। प्लेट टेक्टोनिक थियरी का थियरी पढ़ चुके हैं अच्छे से, समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या पढ़े? रॉक्स पढ़े, मिनरल्स पढ़े। ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ लिए और अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़े, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े। अब जब अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिए तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर बारे में पढ़ना जरूरी है कि नहीं? अर्थ का जो क्लाइमेट है उसके बारे में पढ़ना जरूरी है कि नहीं? इसलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी, ओके। क्लाइमेटोलॉजी। अब क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है? ये प्रश्न आता है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी होता क्या है? जब क्लाइमेट के बारे में जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। समझ में आ गया? लॉजी मतलब एक तरीके से स्टडी करना, ओके। साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड द क्लाइमेटोलॉजी। अब दूसरा प्रश्न आता है, सर ये वेदर और क्लाइमेट क्या होता है? ओके, तो वेदर क्या होता है? जैसे किसी जगह का, ओके, जो शॉर्ट टर्म स्टेट होता है एटमॉस्फेयर का, उसको हम लोग उस जगह का वेदर बोलते हैं। कहते हैं ना कि दोपहर में वेदर ये था, कल ऐसा वेदर था, परसों ऐसा वेदर था, आज वेदर ऐसा है, रेनी वेदर है आज थोड़ा सा, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ओके। परंतु क्लाइमेट में ऐसा नहीं बोलते हैं कल का क्लाइमेट ऐसा था, आज का क्लाइमेट ऐसा है, परसों क्लाइमेट ऐसा था, ऐसा नहीं बोलते हैं, ओके। क्योंकि जो वेदर होता है ना वो शॉर्ट टर्म स्टेट होता है एटमॉस्फेयर का शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। पर जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर होता है। लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर होता है। किसी जगह का जो लॉन्ग टर्म पैटर्न होगा वेदर का उसको बोलते हैं क्लाइमेट। समझा क्या? जो मतलब ओवरऑल जो एवरेज कंडीशन होगा वेदर का किसी रीजन का ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? क्लाइमेट, ओके। कोई जगह है, कोई एरिया है, उस एरिया पे, ओके, लंबे समय तक के लिए जो एवरेज कंडीशन होगा वेदर का उसी को क्लाइमेट बोलते हैं। और जब हम लंबे समय की बात करते हैं ना तो लाइक 35 ईयर्स 40 ईयर्स इतना बात कर रहे हैं। समझना क्या? इसीलिए हम लोग नहीं यूज करते हैं सेंटेंस लाइक कल का क्लाइमेट ऐसा था, आज का क्लाइमेट ऐसा है, नहीं, बिल्कुल हम लोग वेदर यूज करते हैं, ओके। हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं, क्या है? क्लाइमेटोलॉजी। क्या पढ़ते हैं? क्लाइमेटोलॉजी, ओके। अब क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, ओके, एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। अब एटमॉस्फेयर के बाद क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फेयर के बाद हम लोग पढ़ेंगे हीट बजट। हीट बजट। अब हीट बजट के बाद क्या पढ़ेंगे? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के बाद क्या पढ़ेंगे? साइक्लोन। अभी आप लोगों को पता है वे ऑफ बंगाल में, वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में क्या आया हुआ है? साइक्लोन आया, रेमल। और वो वेस्ट बंगाल कोस्ट पर और उड़ीसा के कोस्ट पर बहुत ज्यादा तबाही मचाया। वहाँ बहुत ज्यादा हैवी बारिश हो रही है। तो जो वेस्ट बंगाल का कोस्ट है वो ज्यादा खतरनाक, मतलब उसका सिचुएशन ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है साइक्लोन। समझ में आ गया? तो साइक्लोन कैसे होता है, कैसे बनता है,
उसके पीछे रीजन क्या होता है, जब हम लोग साइक्लोन पढ़ेंगे ना तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। ओके, लो प्रेशर जोन क्या होता है उसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन। ओके, एंड मेनी मोर्स। ओके, और बहुत सारे हैं, हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा अपना जो क्लास का फोकस है वो एटमॉस्फेयर पे केंद्रित करते हैं। और एटमॉस्फेयर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो किन किन मैटर से मिलकर बना हुआ है उसके बारे में जानेंगे। ओके, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर है हमारे एटमॉस्फेयर का है, हमारे एटमॉस्फेयर में कितने लेयर हैं, हर लेयर के बारे में अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे, जिससे कि जो भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है हम उसको खोड़ डालें। ओके, उसको अच्छे से कर डालें। समझ में आ गया? पक्का? अब कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछिएगा, जब आप पूछेंगे तभी तो हम बता पाएंगे आप लोगों को। ओके, चलिए हम लोग एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं। समझ में आ गया? ये हो गया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? कंपोजिशन पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर किस कौन कौन से मैटर से मिलकर बना है। अगर हम आपसे पूछते हैं तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सर गैस से मिलकर बना है, वाटर वेपर से मिलकर बना है और डस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। ये सब है जो एटमॉस्फेयर के अंदर है, इन सभी चीजों से मिलकर बना है एटमॉस्फेयर। तो देखते हैं क्या क्या है। ओके, तो कौन कौन से? डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। ओके, और वाटर वेपर से मिलकर बना है। और गैसेस से मिलकर बना है। समझ में आ गया? चलो अब गैस देखते हैं, जो गैसेस है उसमें क्या क्या है। सबसे पहली बात है 78% नाइट्रोजन है गैस में। जो है जो जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में उसमें 78% नाइट्रोजन है। बताओ इतना ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बावजूद भी हम डायरेक्टली उसका यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, हम डायरेक्टली उसका यूज नहीं कर सकते। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं। ओके, किसी प्रोसेस द्वारा। अब कौन सा प्रोसेस होता है, जब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे वहां पर। ओके, तो खाना बनाते हैं और वही हम लोग जब खाते हैं उसको तो हमारे अंदर प्रोटीन जाता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन हमारे अंदर जाता है। पक्का समझ में आ गया? कितना होता है? 78%। समझ में? एटमॉस्फेयर के अंदर 78% है। दूसरा है ऑक्सीजन, कितना है? 21% ऑक्सीजन है। ओके, 21% ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग क्या ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। ओके, समझना क्या? और किसी चीज को अगर आपको जलाना है, बर्न करना है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वो बर्न हो सकता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बर्न नहीं हो सकता, सिंपल सी बात। तो ये है मतलब ऑक्सीजन का यूज। पक्का समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट है ऑर्गन, कितना है? 0.93% ऑर्गन है। ओके, 0.93% ऑर्गन है। तो ऑर्गन का कहाँ यूज करते हैं? बल्ब में यूज करते हैं, जो बल्ब जल रहा है उसके अंदर यूज करते हैं ऑर्गन का। ओके, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत खतरनाक है और सही भी है। कितना? 0.03%। जानते हो 0.0 नेचुरली 0.03% है अगर एटमॉस्फेयर में, तब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, समझ में आ गया? अब अगर ज्यादा हो जाता तो प्रॉब्लम क्या होती है? ओके, ज्यादा हो जाता तो प्रॉब्लम क्या होती है देखते हैं। ओके, पहले नाइट्रोजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है? ये हमारा अर्थ है मान लो। अब इसके चारों तरफ अज्यूम कर लो कि एक कार्बन डाइऑक्साइड की पतली सी झिल्ली बनी हुई है, लेयर बना पतला सा, और यहाँ पे हमारा सन है। अब सन से क्या हो रहा है? हीट रेडिएट हो रहा है। अब उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, हीट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो जल्दी से ट्रेवल करके अर्थ के पास आ जाती है, आ जाती है आराम से। अब इस हीट को जो ये आ रही है, रेडिएट होकर आ रही है, इस हीट को रोकने की क्षमता इस कार्बन डाइऑक्साइड के लेयर के पास नहीं है।
कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये लेयर है वो बोल रहा है कि मेरे पास कैपेसिटी नहीं है इस हीट को रोकने के लिए। ओके, समझ में आ गया नहीं समझ में आ गया? तो जी इसको रोकने की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है। ओके, चलो बोला कि आप जाओ अर्थ के पास जाओ, जो आपको धुआंधार मचाना वहां मचाओ, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है आपको रोकने की। ओके, तो दिन भर लाइट आती है सन से, मान लो दिन भर हीट वहां से आ रहा है रेडिएट होकर। अब रात में क्या हो रहा है, सनलाइट पड़ नहीं रहा है। ओके, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है, तो जो अर्थ क्या कर रहा है, हीट को रेडिएट कर रहा है। अब वही हीट जो रेडिएट होकर बाहर ऊपर निकल रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है मस्ती करते हुए मस्ती करते हुए। अब जैसे यहाँ पहुंचा तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड ने उसे क्या कर लिया, कैच कर लिया। बच्चू अब तुम्हें नहीं जाने देंगे, वहां तो बहुत ज्यादा तुम्हारे पास एनर्जी थी, इंटेंसिटी थी, हमारे अंदर क्षमता नहीं था रोकने का, पर यहाँ पे जो अर्थ से तुम घूमते हुए मस्ती करते हुए आ रहे हो, अब तुम्हें नहीं जाने देंगे यहाँ। तो क्या कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट को ट्रैप कर ले रहा है, जाने नहीं दे रहा है। हीट को ट्रैप कर लिया तो क्या हुआ, जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, वो क्या रहा है, बढ़ गया। अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म हो गया। गर्म हो गया मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो गया एक तरीके से। जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो हो क्या क्या होता है, जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट डाउन होने शुरू हो जाते हैं। ओके, सी लेवल राइज होना शुरू हो जाता है। वाटर जो है, जो फ्रेश वाटर होते हैं वो खत्म होना शुरू हो जाता है, इवापोरेट होना शुरू हो जाता है, ये सब प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। ओके, बहुत सारे क्रॉप्स को खराब होने शुरू हो जाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है कम होने शुरू हो जाती है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोगों का फूड का डिमांड बढ़ रहा है, परंतु ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। समझ में आ गया, पक्का। और अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलने लगती हैं, किसके कारण, ओके, बहुत सी चीजों के कारण, पर एक उसमें जो मेजर कारण है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप कर ले रहा है ना, वही तो जो सन से डायरेक्ट हीट आती है उसको बोलते हैं शॉर्ट वेव। ओके, जो शॉर्ट वेव मतलब शॉर्ट तरह आती है, ओके, जल्दी आ जाती है। अब जो हीट जो अर्थ से निकलती है वो ट्रेवल करते हुए मस्ती में जाती है, इसके लॉन्ग वेव बोलते हैं उसको। पक्का समझ में आ गया, उसी को ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लिया, फंसा लिया, अब नहीं जाने देंगे, निकलने नहीं देंगे, और वही कारण बन जाता है क्या, ग्लोबल वार्मिंग का। तो हो क्या रहा है, अब अधिक से अधिक क्या यूज हो रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं जो कि पेट्रोल यूज कर रही हैं, डीजल यूज कर रही हैं। ओके, तो अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, पेड़ काटा जा रहा है, ओके, कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, तो अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है, जो बैलेंस होना चाहिए 0.03%, उससे अधिक हो जा रहा है। तो अधिक से अधिक क्या कर रहा है, हीट ट्रैप कर ले रहा है, यही प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी, नए नए टेक्नोलॉजी अपनाकर हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। लाइक हाइड्रोजन एनर्जी का यूज कर रहे हैं हम लोग, सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, विंड एनर्जी का यूज कर रहे हैं, इन सब एनर्जी का यूज कर रहे हैं, जिससे कि कम से कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो। जब कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा तो कम से कम क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ओके, सब चीज बैलेंस रहेगा प्रॉपर तरीके से। पक्का समझ में आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, सीएनजी यूज कर रहे हैं, मतलब ग्रीन एनर्जी यूज कर रहे हैं। ये है पूरा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या क्या होता है, आप समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, ये हो गया। अब जो बचे हैं कि देखो, अब ये चार गैसेस को मिला लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 99.96% हो गया, 99.96%, और रिमेनिंग 0.4% में हमारा न्यून हो गया, हेलियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये सब हो गया। समझ में आ गया पक्का, 100%। अब जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, अब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो जो छोटे छोटे कण हैं वह क्या होते हैं, विंड के सहायता से उड़ने लगते हैं। ओके, समझ में आ गया, तो ये पूरे एटमॉस्फेयर में फैलने शुरू हो जाते हैं। पक्का। अब जो वाटर वेपर है वो करता क्या है, उसका क्या काम है, वो क्या करता है ना, एक तरीके से पूरा अर्थ के चारों तरफ लेयर बना लेता है। ओके, रेल लेयर बना लिया तो क्या करता है, अर्थ की जो टेम्परेचर है ना तो उसको बढ़ने देता बहुत ज्यादा, ना तो उसको कम होने देता बहुत ज्यादा। ओके, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने का कोशिश करता रहता है। यही जो वाटर वेपर, अधिक से अधिक जब अमाउंट में वाटर वेपर एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, ओके, तो क्या होता है, क्लाउड फॉर्म हो जाता है। क्लाउड फॉर्म होने के बाद क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, बारिश हो जाता है। ये साइकिल चलती रहती है। पक्का समझ में आ गया, ये सब है कंपोजिशन में, जो एटमॉस्फेयर के अंदर यही सब हमारे पाया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। पक्का समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, अब स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अब समझ लो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है? अर्थ है, ये अर्थ। अब पूरा कुछ एटमॉस्फेयर होगा, तो कहते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो कम से कम 480 किलोमीटर तक अर्थ से फैला हुआ है, ऊपर तक अर्थ से फैला हुआ है 480 किलोमीटर तक। बट उसका जो टोटल एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसका 99% जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ से लगभग बस केवल 32 किलोमीटर हाइट तक है। 99%, मतलब ये समझ लो कि ये हमारा डिस्टेंस जो है अर्थ से कितना हो गया? 480 किलोमीटर। ओके, पर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका 99% कितना पे है? ओके, 99% केवल और केवल 32 किलोमीटर के रेंज में है। 99%। ओके, 99%। अब समझ में आ गया? और उसमें से भी 99% में क्या है? जो मैक्सिमम एटमॉस्फेयर है वह अधिक से अधिक अर्थ से 18 किलोमीटर के ऊपर तक है। ओके, मतलब ट्रोपोस्फियर में है। अब हम देखते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लेयर्स हैं, उनको देखते हैं और समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कैसा है। पक्का समझ में आ गया? तो देखते हैं। ओके, चलो इधर देखो, ये हमारा अर्थ है। ओके, अर्थ के जो सबसे क्लोज लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। अर्थ के सबसे क्लोज लेयर है उसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। फिर ट्रोपोस्फियर के बाद क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। ओके, अब ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक लेयर है यहाँ पर, जिसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है? ट्रोपोपॉज है। ट्रोपोपॉज है। अब स्ट्रेटोस्फियर के बाद हमारे पास क्या है? मेसोस्फियर है। क्या है? मेसोस्फियर है। समझ में आ गया? अब मेसोस्फियर के बाद हमारा थर्मोस्फियर है। अब मेसोस्फियर थर्मोस्फियर के बीच में एक छोटा सा लेयर, पतला सा लेयर है, उसको मेसोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोपॉज बोलते हैं। जैसे ट्रोपोपॉज है उसी तरीके से। अब थर्मोस्फियर के बाद हमारा एक्सोस्फियर है। ओके, एक्सोस्फियर है, ध्यान देना है। क्या है? एक्सोस्फियर। गॉट इट? तो एक एक करके जितने भी लेयर हैं उनके बारे में समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? ट्रोपोस्फियर के बारे में। ट्रोपोस्फियर के बारे में ये क्या होता है? सबसे क्लोजेस्ट लेयर होता है अर्थ के। सबसे पहली बात, ये सबसे क्लोजेस्ट लेयर होता है अर्थ के। ओके, लोवेस्ट कह सकते हो। लोएस्ट लेयर होता है। अब इसकी जो एवरेज हाइट होती है अर्थ से, जो इसकी एवरेज हाइट होती है वो 13 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है? 13 किलोमीटर तक। परंतु लेकिन जो इक्वेटर पे हाइट होती है उसकी 18 किलोमीटर तक होती है, और जो पोल पे हाइट होती है वो 8 किलोमीटर तक होती है। ध्यान दीजिएगा, कभी कदार एग्जाम में पूछता है एट इक्वेटर हाइट कितनी होगी? 18 किलोमीटर। एट पोल
हाइट कितनी होगी 8 किलोमीटर, तभी इसका दोनों का एवरेज निकल के कितना आया 13 किलोमीटर। पक्का हो गया। अब जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, ओके, जो हम कर रहे हैं, जो और मतलब जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, सब जो होता है वो ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होता है। ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी ट्रोपोस्फियर के अंदर होते हैं। ऑल जो है इसी के अंदर होता है। नेक्स्ट क्या होता है, ऑल वेदर कंडीशन, जितने भी वेदर कंडीशन होते हैं ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होता है, तो ध्यान दीजिएगा। ऑल वेदर कंडीशन, ऑल वेदर कंडीशन ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होता है। और जो हॉट बलून फ्लाई करते हैं वो भी ट्रोपोस्फियर के अंदर होता है, जिसमें लोग बैठ के मस्ती करते रहते हैं, हॉट बलून, वो भी ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होता है। समझ में आ गया? पक्का। ये सब जो है वह ट्रोपोस्फियर के अंदर होते हैं। ट्रोपोस्फियर के बाद जब हम जाते हैं नेक्स्ट, तो क्या मिलता है, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में एक पतला सा लेयर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रोपोपॉज। पक्का समझ में आ गया? ओके, तो ध्यान दीजिए। अब ट्रोपोस्फियर में एक चीज और होता है, जब हम ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फियर में, जब हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है, प्रश्न होना चाहिए। हम लोग बचपन में हमको लगता था कि जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर जब जाएंगे तो सन होंगे, ओके, सूर्य होगा, तो क्या होगा, उनके कारण, सूर्य के कारण क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ओके, तो और ज्यादा गर्मी लगेगी। परंतु ऐसा होता नहीं है, ट्रोपोस्फियर के केस में ऐसा होता नहीं। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, वह टेम्परेचर कम होता है। ओके, कितना, अगर हम लोग अर्थ से 165 मीटर ऊपर गए, 165 मीटर ऊपर गए तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। फिर उसके बाद 165 डिग्री ऊपर गए तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। उसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। पक्का समझ में आ गया? अब प्रश्न आना चाहिए, ऐसा होता क्यों, ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ना चाहिए पर कम क्यों होता है? क्या होता है, जितने भी मैटर्स होते हैं, ओके, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो अर्थ के पास में होते हैं, अर्थ के क्लोज होते हैं। जैसे जैसे हम लोग अर्थ से दूर चलते चले जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट जो होता है कम होना शुरू हो जाता है। तो जब पार्टिकल का प्रेजेंस है ऊपर कम होना शुरू हो जाएगा, तो उसके कारण हीट क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओके, क्यों? क्योंकि पार्टिकल जब हीट एब्जॉर्ब करता है उसी कारण तो गर्मी महसूस होती है, परंतु पार्टिकल ही नहीं है, पार्टिकल, अर्थ के पास बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं। अब जैसे जैसे ऊपर चलते चले जा रहा है पार्टिकल्स का अमाउंट कम होता चला जा रहा है, तो उसका जो पार्टिकल जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो कम हो जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम होता चला जाता है। ओके, समझ में आ गया? इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, जो कि हर 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर पूछा जा चुका है एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। सेकेंड है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर, अब ये स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है, यह सेकेंड लोएस्ट लेयर होता है, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर होता है। ओके, सेकेंड लेयर होता है। चलो, ओके, और जो इसकी हाइट होती है अर्थ से अप टू 50 किलोमीटर तक होती है, एक्सटेंड करता है अप टू 50 किलोमीटर। अर्थ से अप टू 50 किलोमीटर। ओके, अर्थ से ट्रोपोस्फीयर कितना मैक्सिमम तक होता है, 18 किलोमीटर। 18 प्लस 32 बिकम 50 किलोमीटर। समझ में आ गया? 50 किलोमीटर तक होता है। और इसी स्फीयर में एक लेयर होता है ओजोन लेयर। ओके, ओजोन लेयर इसी स्फीयर के अंदर, मतलब इसी लेयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ही क्या होता है, ओजोन लेयर होता है। ओके, अब ओजोन लेयर करता क्या, देखते हैं। ओजोन लेयर क्या करता है, जैसे सन से जब हीट रेडिएट होता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे अल्ट्रा वायलेट रेज आते हैं, बहुत खतरनाक खतरनाक रेज आते हैं। तो ये ओजोन लेयर करता क्या है,
उनको एब्जॉर्ब कर लेता है या उनको हटा देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, धरती पे आने ही नहीं देता, क्योंकि ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज क्या होते हैं, अगर वो स्किन में पड़ेंगे तो स्किन को बर्न कर देंगे, अगर वो पेड़ पौधे पे पड़ेंगे तो पेड़ पौधों को नष्ट कर देंगे, मतलब क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, जो डिमांड है फूड सप्लाई का वो कम, मतलब डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, ओके, क्योंकि प्रोडक्शन ही ज्यादा नहीं हो पाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये ओजोन लेयर एक तरीके से हम लोगों का क्या है, दोस्त है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज जो हार्मफुल रेज है उसको कहती है कि निकल लो इधर से, अर्थ पे जाने नहीं देंगे तुमको, तो जाने नहीं देती है। पक्का समझ में आ गया? ओके, पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इतना ज्यादा हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब आज ही देख लो 46 47 डिग्री टेम्परेचर है। अब इसके कारण हो क्या रहा है, लोग एसी यूज कर रहे हैं, एसी वाले कार यूज कर रहे हैं, फ्रिज ठंडा पानी पीना है उनको फ्रिज यूज कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, गैस रिलीज हो रहा है। ओके, समझ में आ गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो सब रिलीज हो रहे हैं। तो अब ये कर क्या रहा है, जो हमारा ओजोन लेयर है ना उसके अंदर क्या कर रहा है, होल कर दे रहा है। अब उसी होल के चलते जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो धरती पे आ जाएंगी, आ रही है, तो क्या कर रही है, वो हार्म कर रही है, वो नुकसान पहुंचा रही है। पक्का समझ में आ गया? ओके, तो सब ये प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, इन सभी के पीछे हम ही लोग कारण है, हम ही लोग कारण है, क्योंकि हम ये ऐसे चीज यूज करते हैं, एसी यूज करेंगे, फ्री यूज करेंगे और अधिक अमाउंट में यूज करते हैं। ओके, तो उसमें हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं। समझ में आ गया? पर क्या कर सकते हो, टेम्परेचर इतना ज्यादा है। ओके, अब यह जो लेयर होता है, इसी लेयर के अंदर क्या होता है, जो कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं वो फ्लाई करती हैं। क्यों? क्योंकि इस लेयर के अंदर जो होता है ना, स्टेडी, मतलब एकदम शांत तरीके से, बहुत तेजी तरीके से जो विंड ब्लो करता है वो हॉरिजॉन्टल ब्लो करता है, लगातार तेजी से हॉरिजॉन्टल विंड जो है ब्लो करता है, हॉरिजॉन्टली ब्लो करेगा। इसमें क्या होगा, वेदर कंडीशन नहीं बनते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है, तो इसलिए कमर्शियल फ्लाइट को सबसे अच्छा होता है कि इसी वाले स्फीयर के अंदर, इसी वाले लेयर के अंदर क्या करे, फ्लाई करे, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। ओके, ओके, फ्लाइट के लिए अच्छा होता है, हॉरिजॉन्टल विंड ब्लो करता है इसमें। समझ में आ गया आप लोगों को? अब नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब स्ट्रेटोस्फीयर के बाद क्या पढ़ेंगे, मेसोस्फीयर। अब स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एक होता है, जैसे जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में हम ऊपर जाते हैं तो इसमें टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ओके, गॉट इट? अब नेक्स्ट है मेसोस्फीयर। अब मेसोस्फीयर जितने भी लेयर है हमारे, सबसे कोल्ड जो लेयर है, कोल्ड जो लेयर है वो क्या है, मेसोस्फीयर है। ओके, और इसके अंदर मेसोस्फीयर के अंदर जो मेटियोर्स आते हैं वो बर्न हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं, वो धरती पे आ ही नहीं पाते, तो खट खट धरती पे गिरते रहते हैं। ओके, मेटियोर्स को मेसोस्फीयर कहता है कि नहीं नहीं जाने देंगे तुमको, तुम्हारी जितनी भी पावर है सबको खत्म कर देंगे इसी लेयर के अंदर। और जो एक्सटेंड रहता है वो धरती से, मतलब अर्थ से लगभग 80 किलोमीटर तक रहता है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर, ओके, कोल्डेस्ट लेयर है, ध्यान दीजिएगा। ओके, एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। 80 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, मेटियोर्स को बर्न कर देता है। समझ में आ गया? ये है मेसोस्फीयर। ओके, 80 किलोमीटर जब जाते हैं तो जो टेम्परेचर होता है इसका मेसोस्फीयर के अंदर -100 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, -100 डिग्री टेम्परेचर पे चला जाता है। आप समझ सकते हो कितना कोल्ड हो, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट लेयर जो हमारा है वो कौन सा है, थर्मोस्फीयर, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। ओके, थर्मोस्फीयर में क्या होता है, अब इसी के अंदर एक होता है स्फीयर, क्या उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
आयनोस्फीयर, ओके, आयनोस्फीयर। और जो ये एक्सटेंशन होता है अर्थ से लगभग लगभग 400 किलोमीटर तक रहता है, जो इसका एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड अप टू 400 किलोमीटर। अब इसी में आयनोस्फीयर होता है, ओके। जो अर्थ से जो रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट होती हैं वह इसी स्फीयर के अंदर आती हैं और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर अर्थ पे जाती हैं। इसीलिए हम लोग क्या कर पाते हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कर पाते हैं। तो यह लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ओके, समझ में आ गया? समझ में? और इसी लेयर के अंदर ऑरोरा ऑरोरा जो कंडीशन होता है वह इसी लेयर के अंदर होता है। ऑरोरा कंडीशन होता क्या है, जब सोलर विंड के कारण अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में कुछ डिस्टरबेंस होता है, तो आप देख सकते हो कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल में, मतलब आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन में क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे मतलब खूबसूरत लाइट्स दिखती हैं, खूबसूरत लाइट दिखती हैं। उस पूरे कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोलते हैं। जो आर्कटिक रीजन में उसको बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट, अंटार्कटिक रीजन में उसको बोलते हैं साउदर्न लाइट, ओके, ब्यूटीफुल लाइट्स होती हैं। और इसी में क्या होते हैं, इसी लेयर के अंदर सैटेलाइट्स इंस्टॉल होते हैं, सैटेलाइट काम करती हैं अपनी। समझ में आ गया? इसी थर्मोस्फीयर के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सोस्फीयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ये आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का, एक्सोस्फीयर, ये अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है। और इसी में क्या होता है, ओके, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो इसके स्पेस में स्केप हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं, ओके। ये आउटर मोस्ट लेयर है, ओके, बट इट समझ में आ गया? तो यही होता है, ये हमारा क्या है, पूरे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है, ओके। तो अर्थ के जो सबसे क्लोजेस्ट होता है वो ट्रोपोस्फियर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर होता है, फिर मेसोस्फियर होता है, फिर थर्मोस्फियर होता है, थर्मोस्फियर के अंदर आइनोस्फियर होता है, और थर्मोस्फियर ही क्या कारण बनता है, ओके, रेडियो जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होता है उसी कारण हो पाता है, ओके। आइनोस्फियर में क्या होता है, मतलब चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा एक्सोस्फीयर होता है जो आउटर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, समझ में आ गया? और जो वेदर कंडीशन होता है, अधिक से अधिक जो वेदर कंडीशन होता है वह ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होता है। समझ में आ गया पक्का अच्छे से, ओके। अगर जो जो आज हम पढ़ाएं, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले, ओके, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही क्लास स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके, नहीं तो आप नोटिफिकेशन भूल जाएंगे, मिस कर देंगे, ओके। समझ में आया? आज के लिए बस बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिएगा, ओके, एग्जाम्स आ रहे हैं, ओके, बाय बाय।